नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। कल आएगा प्रदेश का बजट। सीएम अशोक गहलोत कल सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगे। अलग से कृषि बजट भी पेश होगा। बजट में नजर आएगी मिशन 2023 की छाप। इस बार भी लोक लुभावन होगा बजट। हर वर्ग की अपेक्षाओं का ख्याल रखा जाएगा। बजट को समावेशी बनाने पर जोर रहेगा। आज बजट को अंतिम रूप दिया जाएगा। सीएमआर में आज शाम बजट साइनिंग सेरेमनी होगी। वित्त विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे। सोशल मीडिया पर बजट का लाइव प्रसारण होगा। पंचायत समितियों, ग्राम पंचायत स्तर पर राजीव गांधी सेवा केंद्र में, कलेक्टर दफ्तरों में वीसी के माध्यम से लाइव प्रसारण किया जाएगा। तो अब सब की नजरें, पूरे प्रदेश की निगाहें आने वाले कल के बजट पर। चूंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बार बार साफ किया है, कई मौकों पर यह कहा है कि इस बार का बजट बेहद शानदार बजट होगा और इस बार कृषि का बजट भी अलग से पेश किया जाएगा। लिहाजा किसानों की नजर भी इस बजट पर बनी हुई है। तो आज बजट को अंतिम रूप दिया जा रहा है क्योंकि कल विधानसभा में आपनो बजट पेश किया जाएगा। 11 बजे ये बजट पेश होगा। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके लिखा है कि कल सुबह 11 बजे मैं साल 2022-23 का बजट विधानसभा में पेश करूंगा। मुझे आशा है कि यह बजट प्रदेशवासियों की आकांक्षाओं और उम्मीदों पर खरा उतरेगा। प्रदेश के इतिहास में पहली बार किसानों के लिए अलग से कृषि बजट पेश किया जाएगा। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम किसान, मजदूर, युवा, महिलाओं, कर्मचारियों, विद्यार्थियों और आम जन सहित सभी वर्गों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश, आखिरकार वो घड़ी अब बहुत नजदीक है। कल बजट पेश किया जाएगा। चूंकि इस बजट के मायने इसलिए भी खास हैं कि मुख्यमंत्री कई मौकों पर ये कह चुके हैं, साफ कर चुके हैं कि आने वाला बजट जो है वो बेहद आकर्षक बजट होगा, जादुई बजट होगा। और साथ ही साथ पहली बार किसानों की नजर भी इस बजट पर इसलिए बनी रहेगी क्योंकि आम बजट के अलावा कृषि बजट अलग से पेश किया जाएगा। तो क्या कुछ अब तक जो है वो सीएमओ के जरिए, सीएमआर के जरिए इस बजट की झलकियां पहुंच पाई हैं? दिनेश। बिल्कुल, आप देखिए, कल जो बजट पेश होने वाला है सुबह 11 बजे, उसे अंतिम रूप दे दिया गया है। वित्त विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री ने बजट पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और अब कल सुबह 11 बजे का इंतजार है जब मुख्यमंत्री विधानसभा में अपना बजट भाषण देंगे और गहलोत की गठरी से क्या कुछ निकलने वाला है ये कल पता चलेगा। लेकिन माना जा रहा है कि ये बजट बहुत खास रहने वाला है। खास इस मायने में कि पौने 2 साल बाद में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ये माना जा रहा है कि कल जो बजट पेश करेंगे मुख्यमंत्री, उस पर मिशन 2023 की छाप जो है नजर आएगी। कई बड़ी घोषणाएं, लोक लुभावन घोषणाएं इस बजट में देखने को मिल सकती है। हर वर्ग को खुश करने की कवायद जो है इस बजट में नजर आएगी, चाहे वो महिला हो, युवा हो, उद्यमी हो, किसान हो, पशुपालक हो। हर वर्ग को खुश करने की कवायद इस बजट में नजर आएगी और बजट को समावेशी बनाने के प्रयास जो है वो किए गए हैं मुख्यमंत्री के द्वारा। हर वर्ग से राय मशविरा किया गया है, उनके सुझाव लिए गए हैं कि क्या कुछ बजट में शामिल करना चाहिए और तमाम निचोड़ के बाद में ये बजट तैयार किया गया है। वित्त विभाग के अधिकारियों से जो है बार बार चर्चा की है। दूसरे विभागों के सभी जो आला अधिकारी हैं सभी विभागों के, उनसे मुख्यमंत्री ने चर्चा की है। उसके बाद आज ये बजट को अंतिम रूप दिया गया है। मुख्यमंत्री ने अब अंतिम रूप से जो है इस बजट पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और अब इसमें कोई फेरबदल नहीं होने वाला है। बजट जो है फाइनल हो चुका है। अब कल जो है 11 बजे मुख्यमंत्री विधानसभा में अपना बजट भाषण पढ़ेंगे और ये बजट जो है इस मायने में भी खास क्योंकि पहली बार कृषि के लिए अलग से बजट पेश किया जाना है, तो किसान केंद्रित ये बजट रहने वाला है। देखिए, अलग से किसानों के लिए बजट आ रहा है तो ये मानकर चलना चाहिए कि दिनेश, बहुत महत्वपूर्ण है कि किसानों के लिए अलग से बजट आ रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी ये साफ किया था कि कोविड ने जो है वो आर्थिक विकास की रफ्तार को रोक दिया था। अब जब कोविड के दौरान तमाम आर्थिक नुकसान हुए राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक को, ऐसे में बजट पेश करना किसी भी सरकार के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होता है और न केवल आम बजट बल्कि कृषि बजट। इसलिए किसानों की नजर इसलिए भी ज्यादा कृषि बजट पे रहेगी क्योंकि बार बार विपक्ष ये सवाल उठाता रहा है कि किसानों की कर्ज माफी अभी पूरी नहीं हुई है।
तो क्या किसानों को ये खुशखबरी भी इस बजट में मिल सकती है कि तमाम आर्थिक नुकसानों के बावजूद किसानों को कोई राहत पैकेज मिले, कर्ज माफी मिले? बिल्कुल, देखिए कुछ ना कुछ राहत देने की कवायद तो जरूर नजर आएगी। खासतौर से कमर्शियल बैंकों से जिन किसानों ने ऋण दिए हैं उन्हें राहत देने के लिए बड़ी घोषणा कृषि बजट में हो सकती है। इसके साथ ही और भी कुछ राहत देने के प्रयास, जैसा मैंने कहा कि ये बजट किसान केंद्रित हो सकता है। किसानों के लिए खास घोषणाएं देखने को मिल सकती है। किसान सबसे बड़ा तबका है अगर बात की जाए तो, इसे खुश रखना जो है वो हर सरकार चाहती है कि इस तबके को खुश रखा जाए। अब जैसा मैंने कहा कि मिशन 2023 की छाप इस बजट पर नजर आएगी, तो सबसे पहले जो क्रम पे आता है वो किसान ही आता है और किसान को खुश करने की कवायद जो है इस बजट में नजर आएगी। जहां तक वित्तीय प्रबंधन की बात है तो आर्थिक स्थितियां तो अभी भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। हालांकि पिछले कुछ समय में हालात सुधरे हैं, राजस्व बढ़ा है पिछले साल के मुकाबले, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा अच्छे हालात नहीं है। लेकिन जब पिछले साल मुख्यमंत्री ने बजट पेश किया था वो भी बेहतरीन बजट था, उसमें कई बड़ी घोषणाएं की गई थी और वो सबको चौंका देने वाला बजट था। विपक्ष भी जो है हतप्रभ था उस बजट को देखकर और ये सवाल विपक्ष की ओर से पूछे गए थे कि घोषणाएं तो इतनी बड़ी बड़ी कर दी, लेकिन आखिर इन्हें पूरा कैसे किया जाएगा। उस वक्त मुख्यमंत्री ने जवाब देते हुए कहा था कि हम बेहतर प्रबंधन करेंगे और बेहतर प्रबंधन की बदौलत घोषणाओं को अमली जामा पहनाएंगे। तो माहिर माना जाता है अशोक गहलोत को प्रबंधन में, और इस बार भी वही कुशल मैनेजमेंट जो है वो मुख्यमंत्री का देखने को मिलेगा। इस बार भी बजट में बड़ी घोषणाएं होंगी और उन्हें धरातल पर लाने की भी पूरी कोशिश जो है वो नजर आएगी। ये दावा किया जा रहा है सरकार की ओर से कि पिछले बजट में जो घोषणाएं की गई थी उसकी तकरीबन 90% घोषणाएं जो है बिल्कुल। दिनेश, जैसा कि साफ तौर पर कहा जा रहा है कि ये जो बजट आने वाला है, यानी कि दो बजट इसे कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि एक आम बजट होगा, दूसरा बजट जो है कृषि बजट होगा। और बार बार ये इशारा करना राज्य सरकार का, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, कि 2023 की छाप जो है इसमें नजर आएगी और अगली बार जो है वो कांग्रेस सरकार रिपीट करेगी। तो क्या उन घावों पर भी मरहम लगाने की कोशिश की जाएगी जिनके वादे करके, जो मैनिफेस्टो में जो सरकार ने वादे करके राजस्थान सरकार इस बार चुनी गई थी और जो वादे मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग पूरे नहीं हो पाए थे, उन वादों को भी इसमें पूरा किया जाएगा ताकि रिपीट होने के लिए जो है वो पूरी तरीके से सरकार ये कह पाने की स्थिति में आ जाए कि हमने जो मैनिफेस्टो में वादे किए थे वो पूरे किए हैं? देखिए, जहां तक मैनिफेस्टो की बात है, चुनाव से पहले जो कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र जारी किया था, उसे जैसे ही सरकार बनी प्रदेश में उसे नीतिगत दस्तावेज के तौर पर स्वीकार किया गया। यानी कि एक बाध्यता जो है सरकार ने खुद अपने लिए बनाई कि जो भी वादे जन घोषणा पत्र में किए हैं उन्हें पूरे किए जाने हैं। अब जो दावा किया जाता है सरकार की ओर से, जबकि सरकार के 3 साल पूरे हो गए हैं, ये कहा जा रहा है कि जन घोषणा पत्र में जो वादे किए गए थे उसके 70% वादे पूरे हो चुके हैं। अभी भी सरकार के पास तकरीबन 1.25 साल का वक्त है, तो इस 1.25 साल में जो शेष 30% वादे बचे हैं उन्हें पूरा करने की कोशिश होगी। और जाहिर तौर पर जब बजट पेश करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो घोषणाएं बची है उन्हें भी शामिल किया जाएगा इस बजट में और आने वाले दिनों में जो है उन घोषणाओं को पूरा करने की प्रयास होगी ताकि जब भी सरकार जाएगी चुनाव में, वो पार्टी जाएगी, तो ये बता सके कि जो भी वादे किए गए थे चुनाव से पहले वो केवल वादे नहीं थे बल्कि उन्हें धरातल पर उतारा गया है, सभी वादे पूरे किए गए हैं। क्योंकि सवाल जो है जरूर पूछे जाएंगे, लेकिन चुनाव में जाने से पहले कांग्रेस पार्टी और सरकार जो है वो जवाब लेकर जाएगी जनता के बीच में कि जो भी वादे किए गए वो पूरे किए गए। तो सभी वर्गों से जो है वो सुझाव लिए गए हैं और सुझावों के बाद में, सभी सुझावों का समावेश करने के बाद में ये बजट तैयार किया गया है और तकरीबन 6 महीने लंबी प्रक्रिया होती है बजट तैयार करने की। तो पूरा जो है मुख्यमंत्री की मॉनिटरिंग में काम हुआ है और वित्त विभाग के अधिकारियों ने बहुत मशक्कत के बाद, मेहनत के बाद, तमाम जो है परिस्थितियों पर विचार करने के बाद बजट तैयार किया है और उसे मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद आज अंतिम रूप दिया गया है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि बेहतरीन बजट जो है वो कल आने वाला है और इसके साथ ही किसानों के लिए जो अलग बजट आएगा वो भी एक तरीके से किसानों की खुशहाली का रास्ता प्रशस्त करने वाला बजट होगा। जी बिल्कुल दिनेश, पूरे प्रदेश की नजरें इस बजट पर बनी हुई है, खास तौर पर किसानों की, और कल
बिल्कुल तस्वीर साफ हो जाएगी कि ये बजट जो है वो 2023 की भी छाप लेकर आया है और किसानों को इस बजट से कितना फायदा पहुंचेगा, क्योंकि उनका बजट जो है वो अलग से पेश किया जा रहा है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए दिनेश आपका धन्यवाद। और आने वाले इस बजट पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। कल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बजट पेश करने वाले हैं। जो पिछला बजट था वो ऐतिहासिक बजट था। विकास को लेकर के, वीकर सेक्शन की मजबूती को लेकर के, किसानों को लेकर के, तमाम वर्गों को साथ लेते हुए बहुत अच्छा बजट रखा था। और बजट के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन भी उसका तकरीबन हो गया दिसंबर तक ही। मैं समझता हूं कि इस बार का बजट बहुत अच्छा मुख्यमंत्री जी पेश करने वाले हैं। मैं सीकर जिले से हूं, लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के आशीर्वाद से लक्ष्मणगढ़ से विधायक हूं, तो मेरा फर्ज बनता है कि सीकर और लक्ष्मणगढ़ और तमाम राजस्थान में हमने प्रस्ताव पारित करके एआईसीसी और पीसीसी के मेंबर्स के दिए हैं कि किस प्रकार से वीकर सेक्शन को, सोशल सिक्योरिटी को लेकर के, किसानों को लेकर के, कृषि का अलग बजट आ रहा है उसको लेकर के जो सुझाव हमारे पास थे हमने दिए हैं। सीकर में 4-5 प्रमुख समस्याएं हैं जिसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को लिख के दिया है कि एक तो संभाग की बहुत बड़ी डिमांड है, चूरू, झुंझुनू और सीकर को मिलाकर के सीकर संभाग मुख्यालय करने की डिमांड है। मैं समझता हूं कि इसके ऊपर मुख्यमंत्री जी गंभीरता के साथ में विचार करेंगे। एक जो यहाँ कुमाराम लिफ्ट परियोजना के जो स्कीम है 6 तहसीलों की, फतेहपुर और लक्ष्मणगढ़ में नहर का पानी आ गया, यहाँ पर पीने के पानी की समस्या है। इसके लिए हमने पिछले बजट में चेष्टा की थी तो डीपीआर बनाने के आदेश दिए थे। अब हम उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री जी इसको जो है वो स्वीकृति इस बजट में देंगे। मिनी सचिवालय हमारी बहुत महत्वपूर्ण मांग है, जिसके लिए कलेक्ट्रेट और जुडिशियल सब एक जगह होकर के लोगों को सुविधा हो जाए। तो जो जुडिशियल में 36 करोड़ रुपए का बजट आ गया है, उसके टेंडर हो गए हैं, काम चालू होने वाला है। और एक ऑडिटोरियम का भी पिछली बार स्वीकृति हो गई थी, उसका काम भी अब शुरू होने वाला है। लेकिन मिनी सचिवालय के लिए हमने, पारिक साहब ने, मैंने, सबने आग्रह किया है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि मिनी सचिवालय हमारे लिए, जहां जमीन कटी हुई है स्टेडियम के सामने, वहां आवश्यक है। तो मैं समझता हूं कि उसके ऊपर भी माननीय मुख्यमंत्री जी फैसला लेंगे। एक नवलगढ़ रोड का जो पुलिया है, इसको लेकर के बहुत तकलीफ है, तो ये नवलगढ़ रोड की और भी नीचे उतरे और इसकी चौड़ाई डबल हो, 4 लेन हो, तो ये 4 लेन के लिए भी हमने मुख्यमंत्री जी को रिक्वेस्ट किया है। तो मैं समझता हूं कि ये 4-5 चीजें जो हैं वो हमारे लिए सीकर के लिए बहुत ऐतिहासिक हैं। बाकी स्वास्थ्य के क्षेत्र में पीएससी, सीएससी, सब सेंटर, पशु स्वास्थ्य केंद्र, अन्य जो भी सड़कें हैं उनके लिए भी हमने रिक्वेस्ट किया। अपने अपने इलाके के लिए मैंने लक्ष्मणगढ़ के। बीजेपी को कल पेश होने वाले प्रदेश के बजट से किसी चमत्कार की कोई उम्मीद नहीं है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि 3 साल में सरकार ने सिर्फ घोषणाओं का अंबार लगाया है, लेकिन धरातल पर उनकी योजनाएं उतर ही नहीं पाई। ऐसे में सीएम कल के बजट में भी घोषणाओं का पिटारा तो जरूर खोलेंगे, लेकिन उससे जनता का कुछ भला होगा ऐसा लगता नहीं। कोई उम्मीद नहीं है। मुख्यमंत्री जी रटी रटाई बात करते हैं। पिछले 3 बजट का, 3 अभिभाषण का अनुभव अच्छा नहीं है। दावा करते हैं 70% वायदों को पूरा करने का, लेकिन 70 को छोड़िए 50% से भी नीचे काम अभी तक हुआ नहीं है। घोषणाएं करते हैं लेकिन उनका क्रियान्विति ये सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। और इसलिए किसानों की कर्जा माफी अपने आप में बड़ा मसला था, उसका एक सार्थक समाधान अभी तक करना चाहिए था, जो नहीं हुआ। बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम अभी तक हुआ नहीं है। भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार खुद ही भ्रष्टाचार में घिरी हुई है। राजस्थान के लिए जैसे मैंने कहा कि उनको नंबर 1 जो किसानों की कर्जा माफी है उसके बारे में कोई रोड मैप बनाएं और कर्ज माफी पर केवल घोषणा नहीं, उस पर सार्थक रूप से कोई काम करके बताएं। दूसरा, बेरोजगारी राजस्थान में बड़ी समस्या है, 27% बेरोजगारी है। उस बेरोजगारी के लिए लगभग 70 लाख बच्चों ने परीक्षा दी थी, उनको कहीं न कहीं नियोजित करें।
स्वरोजगार के जरिए से, उनको प्राइवेट जॉब्स के जरिए से, किसी न किसी स्किल डेवलपमेंट के जरिए से, और जो भर्तियां लंबित हैं, ऐसी 15 भर्तियां हैं जो लंबित हैं। कुछ भर्तियां ऐसी थी जो पिछली बीजेपी के शासन में शुरू हुई थी, उन्हीं को भर्तियों को और परीक्षाएं करा के इन्होंने इतिश्री कर ली। तो जो वायदा उन्होंने अनेक अवसरों पर किया उसको पूरा करें। उदयपुर एसीबी ने डूंगरपुर में कार्रवाई की। पशुपालन विभाग में एसीबी ने कार्रवाई की। संयुक्त निदेशक उपेंद्र सिंह, डॉक्टर जावेद खान और कंपाउंडर अनिल को ट्रैप किया। 1,60,000 की घूस लेते हुए गिरफ्तार किए गए। बकरी पालन से जुड़े मामले पर ये घूस ले रहे थे। तो उदयपुर एसीबी की कार्रवाई, संयुक्त निदेशक उपेंद्र सिंह, डॉक्टर जावेद खान और कंपाउंडर अनिल इसमें शामिल हैं और रिश्वत लेते हुए इनको गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि ये बकरी पालन के मामले में रिश्वत ले रहे थे। 1,60,000 की घूस लेते हुए इनको गिरफ्तार किया गया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट ने आरएस प्री 2021 एग्जाम का परिणाम रद्द कर दिया। ऐसे में अब 25-26 फरवरी को आरएस मेंस एग्जाम नहीं होगा। हाईकोर्ट ने 5 विवादित सवालों पर दोबारा से कमेटी बनाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट के आदेश पर नए सिरे से प्री एग्जाम की आंसर की जारी करनी होगी। जस्टिस महेंद्र गोयल की बेंच ने अंकित शर्मा और अन्य की याचिका पर यह आदेश दिया है। एडवोकेट राम प्रताप सैनी ने मामले में पैरवी की। हाईकोर्ट ने आरएस प्री एग्जाम के प्रश्न नंबर 62 के ऑप्शन 1 को सही माना है। ऐसे में अब आरएस प्री का रिजल्ट नए सिरे से आने के बाद ही मेंस परीक्षा हो सकेगी। आरएस भर्ती 2021 की प्री परीक्षा 27 अक्टूबर 2021 को हुई थी। इसका रिजल्ट 19 नवंबर 2021 को जारी किया गया था। मुख्य परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने की मांग अभ्यर्थी लगातार कर रहे थे। बहुत से अभ्यर्थी प्री परीक्षा के रिजल्ट से भी संतुष्ट नहीं हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने आज आरएएस भर्ती 2021 के प्री परिणाम को चुनौती देने वाली याचिकाओं को स्वीकार किया है। हाईकोर्ट ने 5 प्रश्नों को विशेषज्ञ कमेटी की ओर भेजा है। वह एक प्रश्न का उत्तर उन्होंने नंबर 1 माना है। साथ ही 3-4 क्वेश्चन हैं जो याचिकाकर्ताओं के स्वीकार नहीं किए। इस जजमेंट से प्री का जो परिणाम है वो निरस्त हो गया। वह मेन की जो एग्जाम हो रही थी वो भी अब नहीं हो पाएगी। हाईकोर्ट ने यह आदेश अंकित शर्मा व अन्य की याचिका पे दिया। हमने याचिका में ये कहा कि याचिकाकर्ताओं के कुछ प्रश्न सही थे जो आरपीएससी ने गलत माने। इसी को चुनौती दी थी कि जो मॉडल आंसर की और फाइनल आंसर की है वो गलत है, याचिकाकर्ता सही हैं। इस पे हाईकोर्ट ने कमेटी की रिपोर्ट बना के कमेटी की रिपोर्ट को देखने के बाद में आदेश दिया है। ऑनरेबल हाईकोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने रिट पिटीशन लगाई थी चैलेंज करते हुए कुछ क्वेश्चंस थे जिनकी ऑब्जेक्शन जिनके खिलाफ आरपीएससी को दिए गए थे और आरपीएससी के एक्सपर्ट कमेटी ने ऑब्जेक्शन रिजेक्ट कर दिए थे। उसके खिलाफ उस एक्शन के खिलाफ हाईकोर्ट में रिट याचिकाएं लगी थी जिसपे आज कोर्ट ने निस्तारण किया और फैसला सुनाया। फैसला ये सुनाया है कि आरपीएससी का जो रिजल्ट था 22/11/2021 का उसको रिवाइज करने के डायरेक्शन दिए और जो सर्टेन क्वेश्चंस थे जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 7, 31, 41, 42, 43, 45 और कुछ अन्य क्वेश्चंस, उनमें कुछ क्वेश्चंस को तो एक्सपर्ट कमेटी में भेजा गया है। एक क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है जो कि क्वेश्चन नंबर 41 है और कुछ क्वेश्चंस पे हमारे जो ऑब्जेक्शन थे उनको रिजेक्ट कर दिया गया है। इससे ये प्रतीत है कि आरपीएससी का जो एग्जाम होने वाला है 25 को वो होना अब संभव नहीं है, चूंकि अब रिजल्ट जो है प्री का वो रिवाइज होगा ही होगा और रिवाइज होने के बाद डेफिनेटली एक नई मेरिट लिस्ट बनेगी। नई मेरिट लिस्ट बनने के कारण 25 को एग्जाम होना मुश्किल है। ये आज हाईकोर्ट ने फैसला फरमाया। फोटो को दिखा रहे हैं, ये फोटो को दिखा रहे हैं, ये भी पिन दिखाया और भी दिखा रहे हैं कई भाजपा नेता, ये फोटो दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि इसमें जो बीच वाला जो आदमी है ना, ये इनके झूठे प्रचार का सबसे बड़ा उदाहरण है कि ये लोग एक फोटो दिखाकर उसमें रीट आरोपित भजनलाल होने का खोखला दावा कर रहे हैं।
जबकि ये कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर में प्रोफेसर बजरंग लाल जी ककरालिया हैं। और 1 जनवरी का फोटो है, मैंने अपनी खुद फेसबुक पर किया है। और इनके फादर पहले 98 से लेकर 2003 तक फुलेरा से एमएलए रहे और खुद 2013 में चुनाव लड़े हैं, नानूराम ककरालिया जी। ये अब आप आदेश करें, उसके हम तैयार हैं। अब सवाल करो। देखिए, लगातार ये लग रहे थे, टारगेट कर रहे थे। एक तो कोई कैजुअल हो जाता है, तो आपने देखा होगा, मैं तो ग्रास रूट वर्कर हूँ, साइलेंट अपना काम करता हूँ। बहुत ज़्यादा अति हो गई, तब मैंने समझा भाई अब तो बिल्कुल आप इन चीज़ों का मैं उत्तर देना पड़ेगा, स्थिति साफ करनी पड़ेगी मन को। इसलिए आपको तथ्य सहित देखो जी, जोड़ने को तो कोई किसी जोड़ दे और कहीं कोई किसी तरह का हो जाए, एक भी आरोप आरजीएससी से मुतल्लिक और करप्शन से मुतल्लिक एक भी अगर आरोप सिद्ध हो जाए, तिल की बराबर भी 0.11 बहुत बहुत माइन्यूटली, तो मैं आरजीएससी और नौकरी दोनों से इस्तीफा दे दूंगा। सस्पेंड होता है, हटा देने, बिल्कुल जीवन भर के लिए कर देंगे। छवि खराब करना, कर्मों को ठेस पहुंचाना, मैंने आपको दिखाया ना 2016-18 में विश्व ने किस हैसियत से सूची दी है भाई बोर्ड को, जांच होनी चाहिए ना, इसकी मांग कर रहा हूं आपसे मैं। मेरा किसी तरह का प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष और रीट ने 3 साल में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में किसी भी तरह की कोई भुगतान संबंधी या कार्य के आवंटन संबंधी कोई जानकारी हो तो मुझे बताएं। आरोप तो कोई किसी पे लगाते हैं यार। 100% तैयार हूं, हर जांच के लिए तैयार हूं। तथ्य दे दिएगा, फैक्ट्स में फैक्ट दे दिए, फैक्ट दे दिए, तथ्य दे रहा हूं, तथ्य दिए भाई, आपको फैक्ट दे दिए हैं। देखो सर, मैंने आपको पहले भी कहा था, कोई एक आरोप लगा दे आदमी शांत रहे, पर जो लगातार बार बार मैं जो देख रहा हूं कि भाई मुझे आरजीएससी को और मेरे को पर्सनल टारगेट किया जा रहा है, लांछित किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, तो फिर कब तक चुप रहेंगे? जवाब देना ही पड़ेगा ना अपन को। और फिर फैक्ट जवाब दिया मैंने आपको, तथ्यों के साथ जवाब दिया है मैंने। आप सही हो तो विवेकता ने आपको क्यों उठाया, संगठन ने क्यों उठाया? किसका? विवेकता जो संगठन है राजस्थान विश्वविद्यालय को लेकर वाला, उसने क्यों उठाया आपको? मंत्री जी को भी उठाया उन्होंने। ऐसा है, किसने हटा दिया? किसने हटा दिया? उन्होंने बताया था, लेटर जारी किया है, आपसे भी पूछा था। क्या नाम, शुभ नाम आपका? मेरा रामभजन कुमार। रामभजन जी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।